कोविड इसमें एक तरह से देखें तो उतार की तरफ है, मतलब डिक्लाइन कर रहा है। उसका पीक कुछ दिन पहले खत्म हो चुका है और केसेस काफी कम होते जा रहे हैं। लेकिन अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देख रहे हैं, पहले जहां हम लोग डेली 10 से 15 केस अमूमन मिल ही जाया करते थे, लेकिन अब तो मुश्किल से एक केस या दो केस ही आता है। तो इससे लग रहा है कि काफी तेजी से नीचे गिरने को है। और वैसे भी पहले प्रिजम्पशन आया था तो यही आया था कि 15 मई के बाद केसेस कम होना चालू होंगे, तो प्रिजम्पशन तो देखा जाए बिल्कुल सही था। ब्लैक फंगस कोई नई चीज नहीं है। ये अमूमन वातावरण में पाया ही जाता है और साल भर रहता है हम लोगों के आसपास, हमारे टेबल पे, हमारे कपड़ों पे। तो है बरसात में थोड़ा सा फंगस को ज्यादा हो भी जाती है, हम लोग देखते हैं कि वही फंगस है। लेकिन नॉर्मली हम लोग की इम्यूनिटी इतनी अच्छी होती है कि वो हम लोग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता। लेकिन इस बीमारी में, कोविड में, ऑलरेडी इम्यूनिटी काफी कम हो जाती है। प्लस हम लोग जो स्टेरॉइड लेते हैं उससे इम्यूनिटी कम होती है, तो उसको एक अटैक करने का मौका मिल जाता है। इसलिए उसको कुछ ब्लैक फंगस होना चालू हो गया है। इसमें कुछ रोल जैसे कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन का भी है। पहले जो यूज हो रहा था, मेडिकल ऑक्सीजन यूज होता था, लेकिन जो इसमें इतनी डिमांड बढ़ गई थी, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन यूज हो रहा था। तो एक प्रिजम्पशन है कि शायद उसका भी असर पड़ रहा है। अभी हम लोग को पता नहीं वो उस बात सही है कि नहीं, लेकिन एक वो भी बात है कि शायद उसका भी असर पड़ रहा है। लेकिन मेन चीज हमारी इम्यूनिटी, स्टेरॉइड से इम्यूनिटी कम होती है और फंगस क्योंकि हर जगह है तो उससे एक बार अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। शुरुआती में जो है, नाक से हल्का सा खून आ सकता है या थोड़ा हल्का सा काला काला दिखाई पड़ सकता है। ये शुरुआती लक्षण रहेगा। फिर जैसे जैसे बढ़ता है, फिर अंदर साइनस में और आंखों में जाता है, तो एक तरफ का चेहरा सूज जाएगा, आंख बाहर निकल जाएगी, उससे कुछ दिखाई देना कम हो जाएगा। ये थोड़ा एडवांस स्टेज हो जाती है। देखिए, पहले आपको बता दें, स्टेरॉइड जो है, वास्तव में देखा जाए कोविड का ऐसा जो तो कोई ट्रीटमेंट मिला नहीं है। जो भी मेडिसिन आ रही थी शुरू में, जिसको बड़ा लॉन्च किया गया था कि काफी काम करेगी, अब डब्ल्यूएचओ ने कहा नहीं, वो काम नहीं कर रही है। तो इन पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो स्टेरॉइड एक ऐसी दवा है जो फिलहाल सबसे ज्यादा इफेक्टिव है इसमें, काफी अच्छा काम करती है। लेकिन बस वही है कि इसके अपने कुछ लिमिटेशंस हैं। ये दवा कब चालू करना चाहिए, क्या डोज मिलना चाहिए और कब बंद होना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए। तो हो क्या रहा है कि जो डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन है, 4 पेशेंट को पास गया, वो दुकानदार के पास गया, तो सबको लग गया कि हाँ भाई यही इसका इलाज है। नतीजा ये है कि मरीज ही एक दूसरे को दे देते हैं कि देखो मेरे यहाँ कोरोना हुआ था, ये दवा चली थी, तुम भी दवा खा लो। उनको ये नहीं पता है कि ये दवा क्यों दी गई थी, कब स्टार्ट किया गया था, आपको क्या सिम्टम था, किस लिए दिया गया, नहीं मालूम है। ये हाल दुकानदारों का है। मालूम है, दुकानदार के पास मरीज जाता है कि भैया कुछ कोरोना जैसा लग रहा है, वो पूरी सेट दवाइयां हैं, उनको दे देता है कि हाँ भाई ये खाओ, ठीक हो जाओगे। इसी तरह से अगर हम लोग देखें कि जो कुछ झोला छाप डॉक्टर होते हैं, जो पुड़िया में दवाइयां देते हैं, अगर आपने देखा होगा, उनमें से अधिकतर में स्टेरॉइड जो मिला होता है। अब पेशेंट को इनिशियल स्टेज में सर्दी खांसी होता है या कोरोना का प्रारंभिक लक्षण होता है, उनके पास जाता है, स्टेरॉइड को दे दिया जाता है। स्टेरॉइड जो है शुरुआती दौर में बहुत ही घातक है मरीज के लिए। अगर शुरू के 7 दिन में या 6 दिन में इसको पड़ जाता है, तो ये बीमारी काफी तेजी से बढ़ती है। इसीलिए इसको हम लोग थोड़ा लेट में देते हैं, 1 हफ्ते बाद उसको स्टार्ट करते हैं या 5 दिन बाद स्टार्ट करते हैं, पेशेंट कंडीशन देख करके। लेकिन ये बात एक आम दुकानदार नहीं जानता, एक झोला छाप नहीं जानता और मरीज बेचारा जानता ही नहीं है। वो पहले में चालू कर लेता है, तो नतीजा ये है कि जो दवा जिसको अच्छा काम करना चाहिए था, वो नुकसान करना चालू कर देती है। मतलब हम लोग की अपनी चूक है कि हम लोग अच्छी दवा को खराब किए जा रहे हैं। कि अगर आप इसका सही उपयोग किया तो आप दुश्मन को मारते जाएंगे, नहीं तो दूसरे तरफ आप अपना नुकसान कर लेंगे। जैसे दो चीजें हैं, एक जो पेशेंट एडमिट हुए हैं उनको अगर हो रहा है, तो उसमें जो हमने और चीज बताई, भाई इम्यूनिटी कम है ही है, प्लस ऑक्सीजन सप्लाई का शायद थोड़ा रोल है, ये सब मिलकर हो जाता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे मिल रहे हैं जहाँ पे ये चीज सामने नहीं, मतलब पेशेंट एडमिट नहीं हुआ है, घर पे हो गया है, तो इसका मेन रोल यही है। और खाली सिर्फ ब्लैक फंगस वाली बात नहीं है। जब जो पेशेंट कोविड का है, जो अमूमन घर पे ठीक हो सकता है, अगर उसने शुरुआती दौर में स्टेरॉइड खा लिया है, तो ये बीमारी और तेजी से बढ़ती है और उसको एडमिट होना पड़ सकता है, उसकी जान जा सकती है। जो कोविड के बाद जो पेशेंट लोग पास आ रहे हैं, उसमें एक लक्षण होता है कमजोरी का। कमजोरी काफी दिन तक रहती है और ये अलग डिपेंड करता है। अगर कोई यंग एज का पेशेंट है, उसमें कमजोरी जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन जो ओल्ड एज वाले पेशेंट होते हैं, उनमें कमजोरी काफी लंबे तक प्रोलॉन्ग करती है।
दूसरा आता है कि इसमें देखिए मेनली फेफड़ा अफेक्टेड होता है। तो पेशेंट आते हैं हम लोग के पास सांस लेकर के कि वायु ठीक होगी लेकिन थोड़ा भी चरण में सांस फूल रही है, क्योंकि और ये डिपेंड करता है फेफड़ा कितना अफेक्टेड है। अगर थोड़ा अफेक्टेड है तब तो ठीक है, इतनी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जो एडवांस केसेस होते हैं और ठीक हो जाते हैं, उनको ये सांस दिक्कत काफी समय से झेलनी पड़ रही है, आगे भी दिक्कत हो सकती है। मान लेंगे हम कोविड से ठीक हो गए हैं तो ये सोच हम पूरे ठीक ही हो गए हैं, क्योंकि इसकी दो स्टेज है, एक कोविड के समय का इलाज, एक कोविड के बाद का इलाज। तो आपको कोविड के बाद भी अपने डॉक्टर के फॉलोअप में बराबर रहना चाहिए, एक क्वालिफाइड डॉक्टर के, क्योंकि जो लेट कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, अभी तो कुछ कॉम्प्लिकेशन सामने आए, कुछ होता आगे और सामने आए, तो एक डॉक्टर उसको अच्छी तरह पकड़ सकता है। तो बराबर फिर जैसी स्टेज रहेगी उस हिसाब से उसको मेडिसिन दी जाती है, प्लस लंग्स की फिजियोथेरेपी बताई जाती है जिससे लंग्स में ताकत आए। ये सब चीजें अगर दवा और डॉक्टर की सही सलाह और फिजियोथेरेपी साथ चलती रहती है तो आदमी की जल्दी इंप्रूवमेंट हो जाता है। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो कोविड का सिम्टम अगर आता है तो हो सकता है मामूली सर्दी जुकाम खत्म हो जाए, आपको पता ही नहीं चले। काफी लोग ऐसे ही ठीक हो जाते हैं। हम लोगों ने देखा है कई पेशेंट को हम लोग बाद में, जिनको दिक्कत नहीं थी, उनके परिवार में किसी को कोविड हुआ था और हम लोग बाद में एंटीबॉडी टेस्ट कराया तो उनका एंटीबॉडी काफी अच्छा निकला, मतलब उनको भी कोविड हुआ था लेकिन सिप्टना वोटना डेवलप नहीं किया। ये सिर्फ इम्यूनिटी की वजह से है। इम्यूनिटी का जो तरीका है बेसिकली अगर हम लोग देखें तो सुबह सो को उठते हैं तो हम लोग जो काम करते हैं उसी से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग चालू होती है। जैसे सब जो चीज एक अच्छी नींद लेना, आप 6 से 8 घंटा अच्छी नींद लीजिए, फिर जब सुबह सो को उठते हैं तो कोई ना कोई एक्सरसाइज जो करिए, योग करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, प्राणायाम करिए, कुछ भी करिए। इसके बाद आपकी डाइट, एक अच्छी डाइट लीजिए। जरूरी नहीं कि महंगी डाइट हो, जो हमारा रूटीन खाना है, हरी सब्जियां हैं, लहसुन है, साथ में कुछ मेवा हो गया जैसे बादाम है, अखरोट है, ये अपना खा के अपना कर सकते हैं। अगर ये हम लोग शुरू से फॉलो करते रहें तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, तो ये सब बीमारियां जो आती हैं हो सकता है ना हम लोग को इफेक्ट डाले ही नहीं और ठीक हो जाए। जिसको एक बार कोविड हो गया उसमें एंटीबॉडी बन जाती है। ये एंटीबॉडी कितने दिन तक रहेगी कहना मुश्किल है, लेकिन ये तो मानते हैं हम लोग कि 3 महीना तो उसको रहना है ही है, उससे ज्यादा भी रह सकती है। तो उसके लिए हम लोग एंटीबॉडी टेस्ट करा के देख सकते हैं कि एंटीबॉडी कब तक है। फिर जो वैक्सीन लग जाता है तो वैक्सीन में जो इम्यूनिटी डेवलप होती है वो भी 6 से 9 महीना तक रहती है। अभी जो कि भाई नई नई वैक्सीन है, इसका इफेक्ट कितना रहेगा ये तो टाइम के साथ ही पता चलेगा, लेकिन मान के चलिए 6 से 9 महीने तो रहती है ये। तब तक अमूमन कोविड नहीं होगा, लेकिन उसमें भी अलग अलग स्ट्रेन आ रहे हैं। तो क्योंकि देखिए वायरस में क्या होता है, म्यूटेशन होता रहता है, तो जो नया म्यूटेंट आया है वायरस का उस पर वो वैक्सीन काम करेगी नहीं हमको पता नहीं है। तो हो सकता है कि जिस जो वैक्सीन लगी हो, जिस वायरस के लिए लगी हो, जो नया म्यूटेंट आया है वो वैक्सीन काम ही नहीं करे, तो आपको फिर भी हो सकता है। इसलिए हम लोग को ये तो सोचना ही नहीं है कि बहुत बड़े पहलवान बन गए हैं। हम लोग को पूरा प्रिकॉशन लेना ही है। जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि एक डिस्टेंसिंग बना के रखनी है, मास्क पहनना है, ये हम लोग पूरा प्रॉपर फॉलो करना चाहिए। सेकेंड वेव की बात है, ये तो एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि आज से करीब 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू आया था, उसमें सेम ऐसे ही केस हुआ था। पहले फर्स्ट वेव आई थी, उसके बाद जो सेकंड वेव आया था उसने काफी नुकसान पहुंचाया था। तो ये हम लोग तो एक्सपेक्ट कर ही थे कि इसकी सेकंड वेव आनी है। ये तो थोड़ी हम लोग की लापरवाही हो गई थी, जहाँ पहली वेव खत्म हुई सबको लगा कि हम ठीक हो गए, सब डिस्टेंसिंग भूल गए, मास्क भूल गए, तो सेकंड वेव तो आ गई। अब जहाँ तक थर्ड वेव का है, क्योंकि हमने पहले ही बताया है कि वायरस में म्यूटेशन होता रहता है, तो जो नया म्यूटेंट वायरस रहेगा उससे थर्ड वेव आने की संभावना बहुत ज्यादा है। लेकिन वो बहुत खतरनाक होगी या बहुत हल्की होगी अभी कहना मुश्किल है। लेकिन जैसा हमारे वैज्ञानिक बता रहे हैं कि ये बच्चों पे इफेक्ट करेगी और खतरनाक हो सकती है, तो हो सकता है वैसे ही रहे, तो इसलिए ये हम लोग को पूरा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। और ये देखिए क्योंकि ये वायरस है, ये बार बार म्यूटेट करता जा रहा है, तो जब भी नया म्यूटेंट आएगा तो एक नई लहर लाएगा ही लाएगा। और उसके बाद थर्ड वेव का हमको फोर्थ वेव सुनने पड़ जाए तो मालूम नहीं कि कितनी वेव भी आनी बाकी है और उसमें कौन सी खतरनाक रहेगी। तो इससे बेहतर तो ये रहेगा कि हम लोग जितना प्रिकॉशन भी ले रहे हैं वो प्रिकॉशन आगे भी रखें। सच्चाई क्या ही तो आगे टाइम ही बता पाएगा, लेकिन अगर वैज्ञानिक सोच रहे हैं तो उनके पास कोई कोई पॉइंट होगा तभी इसको सोच रहे हैं। और इसके लिए जो एक तो देखिए बच्चों की इम्यूनिटी का वैसे भी काफी अच्छी होती है, तो उसमें कई बच्चों को होगा और निकल जाएगा, उनको पता भी नहीं चलेगा, या मामूली सर्दी खांसी होकर निकल जाएगा। तो इसलिए हम बड़े होपफुल हैं कि उनको उतना नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन बच्चों की वैक्सीन के लिए होगी वो तो, लेकिन बच्चों को देखिए जब भी लगेगा
अपने बड़ों से लगेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो भी घर के बड़े हैं वो अपने आप को वैक्सीनेट करा लें। अगर वो वैक्सीनेट कराए रहेंगे, उनको नहीं होगा, तो घर में फैलने के चांसेस कम हो जाएगा। तो अभी भी देखा गया है कि जो सेकेंड वेव आई, फर्स्ट वेव आई, ये होता क्या, जो वर्किंग मैन या फीमेल जो भी हैं, जो बाहर काम पे जाते थे, उन्हीं को होता था। वो जब घर आते थे, घर में सब फैला देते थे। तो ये चीज आगे बच्चों के लिए हो सकती है। तो इसलिए उसका बचाव का तरीका ये है कि हम एडल्ट जितने भी हैं सबको वैक्सीनेट करा लेना चाहिए, जिससे कि जो बच्चों को होने के चांसेस कम हो जाएगा। और जो प्रिकॉशन बड़े ले रहे हैं वो बच्चे भी अपना लेते रहेंगे। आज से कुछ समय पहले तक तो लोगों को एक डर था कि वैक्सीन नुकसान तो नहीं कर देगी, तो वैक्सीन से ये हो जाएगा, तो वैक्सीन से वो हो जाएगा। जब फर्स्ट वेव खत्म हुई थी, उसके बाद कोई वैक्सीन में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था ही नहीं, ना एकदम सीरियस थे। लेकिन इस बार जो जान माल की हानि हुई है, तो अब पेशेंट में खुद डेवलपमेंट चालू हुआ है कि नहीं, हमको वैक्सीन लेना चाहिए। ये बड़ी अच्छी सोच आ गई है। ये सोच अगर हमारे पास पहले आ गई होती तो शायद इतना नुकसान हो ही नहीं होता। तो अब तो सबको बिना किसी सोचे विचारे वैक्सीन लेना ही चाहिए। किसी को अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है, बुखार उखार है, कुछ है, तो डॉक्टर से सलाह लेके ले, लेकिन लेना तो उनको है ही है। अलग अलग तरह की वैक्सीन आ रही है, इसमें कंफ्यूजन है कि हम ये लगाएं कि वो लगाएं। आप देखिए, हर वैक्सीन अच्छी होती है, हर एक का अपना कुछ प्लस या माइनस पॉइंट होता है। तो उसको लेके बहुत कंफ्यूज मत होइए। आपके जो वैक्सीन जल्दी अवेलेबल है उसका आप लगवा लीजिए, गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से। प्लस उसके बाद जो हमने बताया है, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, ये बहुत जरूरी है। इसको हम लोग बराबर फॉलो करते रहें, इसको अपने लाइफ स्टाइल का एक पार्ट बना लें। अगर हम लोग इतना करते रहेंगे तो शायद हम लोग अगले वेव से ज्यादा अच्छे से मुकाबला कर पाएंगे।